चलो, तो आज का क्लास हम लोग का किस पर है? वेपर प्रेशर और फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर कैसे डेवलप होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि अगर हम लोग कोई कंटेनर लेते हैं, क्या करते हैं, कोई कंटेनर लेते हैं, सपोज दैट कोई बीकर है, तो बीकर में अगर कोई लिक्विड लेते हैं तो क्या क्या फेनोमेना होता है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, जो लिक्विड है वो क्या होगा, सबसे पहले इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। इवेपोरेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, वेपर मॉलिक्यूल जो है वो कलेक्ट होगा। वेपर मॉलिक्यूल जब कलेक्ट होगा उसके बाद क्या होता है, फिर कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है। क्या होता है, वेपर का कंडेंसेशन होगा, यानी दो प्रोसेस एक साथ होगा। एक प्रोसेस इवेपोरेशन और दूसरा प्रोसेस कंडेंसेशन। एक प्रोसेस क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, और दूसरा प्रोसेस कंडेंसेशन होता है, ठीक है। तो इनिशियली क्या होता है, किसका रेट ज्यादा होगा, इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा या कंडेंसेशन का रेट ज्यादा होगा? इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा या कंडेंसेशन का रेट ज्यादा होगा? शुरुआत में किसका रेट ज्यादा होगा? सबसे पहले क्या होगा, इवेपोरेशन का जो रेट होगा, एक साथ ही नहीं होगा। अच्छा, सबसे पहले क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। ये सबसे पहले क्या होगा, इनिशियल में ज्यादा होगा, ठीक है। एक ऐसा टाइम आएगा कि जब कंडेंसेशन भी शुरू होगा, तो आफ्टर सर्टेन टाइम रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएगा। सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाता है, ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाता है। लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाता है। और इसी इक्विलिब्रियम स्टेज पे, इसी इक्विलिब्रियम स्टेज पे जो वेपर मॉलिक्यूल्स, वेपर का जो मॉलिक्यूल्स है, ये सब जो वेपर मॉलिक्यूल्स दिख रहा है, वो लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगाएगा, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। समझ गए? तो जो वेपर प्रेशर का जो कंसेप्ट है, वेपर प्रेशर का जो कंसेप्ट है, वो कहां पे अप्लाई होगा, कब अप्लाई होगा, जब लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम सिस्टम में होगा। लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम स्टेज में होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेज में जब पहुंचेगा, उस समय वेपर मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगाता है, उसी को क्या कहा जाता है,
वेपर प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ जो इक्विलिब्रियम होगा ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। कैसा होता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम मीन्स क्या? डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि जो इक्विलिब्रियम होगा, रिएक्शन जो होगा, प्रोसेस जो होगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड, वो कभी स्टॉप नहीं करेगा। ठीक है, और जिस समय इक्विलिब्रियम में होगा उस समय वेपर फेज का कंसंट्रेशन और लिक्विड फेज का जो कंसंट्रेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। जैसा कि हम लोग इक्विलिब्रियम में पढ़े थे, इक्विलिब्रियम है तो सारा कंसेप्ट जो होगा इक्विलिब्रियम का लागू होगा यहाँ पे। ठीक है, समझ गए वेपर प्रेशर क्या है? क्या है वेपर प्रेशर? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम स्टेज में। कब? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम स्टेज में, जब दोनों इक्विलिब्रियम में होगा उस समय वेपर मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाएगा उसी को क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर कहेंगे। ठीक है, अब ये बताओ कि अगर वेपर प्रेशर वॉल्यूम को अगर बढ़ा देते हैं, ठीक है, या मान लो कि कंटेनर का साइज को बड़ा कर देते हैं, तो क्या वेपर प्रेशर बढ़ेगा क्या, या घटेगा, या कांस्टेंट रहेगा? क्या होगा? क्या होगा? क्यों कांस्टेंट होगा? हैं? लिक्विड का वॉल्यूम को बढ़ा देंगे तब क्या होगा? क्या होगा? हैं? इक्विलिब्रियम में इसलिए चेंज नहीं होगा। देखो, अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम में जो बताए थे, अब जैसे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है, इसके लिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो क्या हो जाएगा? केपी। केपी बराबर क्या हो जाएगा? इसका प्रेशर डिवाइडेड बाय इसका प्रेशर। इसका प्रेशर यानी वेपर प्रेशर, इसका प्रेशर मतलब डिवाइडेड बाय प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड का एक्टिविटी क्या बताए थे? 1 होता है, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? यानी वेपर प्रेशर जो हो गया, वेपर प्रेशर एक्चुअली क्या है? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। वेपर प्रेशर क्या है? और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और बाकी सारा फैक्टर से इंडिपेंडेंट रहेगा। इसीलिए वेपर प्रेशर जो होगा वो वॉल्यूम चेंज करने के साथ लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ा दें, घटा दें, जो लिक्विड जिस कंटेनर में रखा हुआ है उसका साइज को बड़ा कर दें या छोटा कर दें, वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। वेपर प्रेशर क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। समझ गए? वेपर प्रेशर मींस क्या हो गया? केपी। अगर तुमसे पूछेगा कि लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में केपी क्या होगा, तो जो वेपर प्रेशर होगा वही क्या होगा? केपी हो जाएगा। समझ में आ गया? अब चलो गिब्स फ्री एनर्जी का क्या इफेक्ट होगा? वेपर प्रेशर जब एस्टेब्लिश्ड होगा उस समय गिब्स फ्री एनर्जी का क्या इफेक्ट होगा? बोलो। गिब्स फ्री एनर्जी यानी डेल्टा जी। गिब्स फ्री एनर्जी मीन्स क्या? डेल्टा जी। तो डेल्टा जी का क्या इफेक्ट होगा? बोलो। गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, ये 3 कंडीशन बताए थे। तो ये 3 कंडीशन जो होता है नेगेटिव या पॉजिटिव या जीरो, ये कब कब होता है? नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है और जीरो कब होता है? कब नेगेटिव, कब पॉजिटिव, कब जीरो? स्पॉन्टेनियस होता है, वेरी गुड। पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और जब इक्विलिब्रियम में होता है तो वेपर प्रेशर किस स्टेज में एस्टेब्लिश्ड होता है?
तो उस समय डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा? तो जिस समय वेपर प्रेशर एस्टेब्लिश्ड होगा उस समय डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा? समझ में आ गया बात? गुड। आया, चलो अब ये बताओ कि जिस समय इवेपोरेशन हो रहा होगा उस समय डेल्टा जी क्या होगा? इवेपोरेशन के लिए डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि इवेपोरेशन क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस हो गया, तो उसके डेल्टा जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। समझ में आ गया? और कंडेंसेशन के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी जब वेपर प्रेशर एस्टेब्लिश करने के प्रोसेस में होता है तो सबसे पहले इवेपोरेशन होता है जो कि स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होता है, और वो नेगेटिव हो जाएगा। और कंडेंसेशन के लिए पॉजिटिव होगा क्योंकि इवेपोरेशन हो रहा है, और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा उस समय जीरो होगा। समझ गए? वेपर प्रेशर क्या है, क्लियर हो गया? फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कौन कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करता है? वेपर प्रेशर कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है? पहला क्या है? नेचर ऑफ लिक्विड। दूसरा क्या है? टेम्परेचर। और तीसरा क्या है? प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ लिक्विड। तो नेचर ऑफ लिक्विड पे कैसे डिपेंड करेगा? लिक्विड से वेपर में जब कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है प्रोसेस? लिक्विड स्टेट से फेज चेंज हो रहा है। लिक्विड स्टेट से कौन सा स्टेज में जा रहा है? वेपर स्टेज में। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसमें स्ट्रांग होता है, लिक्विड में या वेपर में? किसमें स्ट्रांग होगा? लिक्विड में स्ट्रांग होगा, वेपर में कम होगा, वीक होगा। ठीक है, अब अलग अलग लिक्विड है, किसी का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है, किसी का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है। ठीक है, तो जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा उसका मॉलिक्यूल जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा, या जिसका स्ट्रांग होगा उसका वेपर में जल्दी कन्वर्ट होगा? जिसका वीक होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो जल्दी वेपर बनाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसा लिक्विड जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। और जिसका स्ट्रांग है, स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब क्या हो जाएगा? लो वेपर प्रेशर। और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब क्या हो गया? हाई वेपर प्रेशर। ठीक है, अब अगर हम अलग अलग लिक्विड लें, जैसे मान लो कि वाटर है, ईथर है, इथानॉल ले लेते हैं। ठीक है, तो सभी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अलग अलग है। वाटर और ईथर, ईथर मान लो सपोज हम लोग लेते हैं डाई मिथाइल ईथर है, सपोज CH3O CH3। ठीक है, वाटर है H2O। अब ये दोनों में किसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है और क्यों ज्यादा है? बोलो। किसका स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है? H2O का स्ट्रॉन्ग है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्यों स्ट्रॉन्ग है? लिक्विड फॉर्म में तो दोनों है, ईथर भी लिक्विड है। थिनर जिसको तुम लोग नेल पॉलिश में यूज करते हो हैं, H2O में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा?
H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, H2O मॉलिक्यूल दूसरा H2O मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है? नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? H और हाइड्रोजन और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है उसी को क्या कहते हैं? तो इसमें हाइड्रोजन भी है, दूसरा मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, दूसरा जो मॉलिक्यूल है वाटर का, ओ एच एच, ठीक है, ओ एच एच, ऐसा नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं है? है। तो H2O में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और एक H2O मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, लेकिन वही ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है, ठीक है, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है, इसीलिए H2O जो होगा उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, ईथर में कम है। अल्कोहल लेते हैं तो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लेकिन वाटर से कम होता है, ठीक है। तो जिसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा, जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वेपर प्रेशर क्या होगा? उतना कम होगा। अब वाटर और ईथर का हम लोग बात करेंगे तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? ईथर का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, और वाटर का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे नेल पॉलिश में तुम लोग थिनर यूज करते हो, थिनर लेते हो नेल पॉलिश को हटाने के लिए, तुरंत सूख जाता है कि नहीं है? तुरंत सूखता है कि लेट से सूखता है? यूज किए हो ना? नहीं। तो क्या होता है, तुरंत तुरंत वो हट जाता है, ठीक है, तुरंत सूख जाता है। क्यों? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, जल्दी वो वेपर बन के निकल गया, ठीक है। लेकिन वाटर वही नेल पॉलिश के लिए यूज करोगे, उसी पे नाखून पे अगर वाटर को रखोगे तो ज्यादा देर तक ड्राई रहेगा, सॉरी भींगा हुआ रहेगा, ठीक है, मॉइस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि वाटर में वेपर प्रेशर, वेपर लेट से बनेगा, वेपर प्रेशर उसका कम है, और ईथर का वेपर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, जल्दी वेपर बन के वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ लिक्विड समझ गए, कैसे नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। सेकेंड, टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? टेम्परेचर का इफेक्ट बताओ। अब यहाँ एग्जांपल देखो, तीन तीन लिक्विड लिए हैं, ठीक है, ईथर है, वाटर है, अल्कोहल है। ये तीनों में अगर कंपेयर करोगे, तीनों को अगर कंपेयर करोगे तो किसमें तुमको ज्यादा वेपर मॉलिक्यूल्स मिल रहा है? किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है? ईथर, ठीक है, हाई वेपर प्रेशर, ठीक है। वाटर का सबसे ज्यादा इसमें है, उसके बाद सबसे ज्यादा है, इसको 1 नंबर दे देते हैं, सेकंड नंबर में अल्कोहल, इससे वेपर प्रेशर थोड़ा कम है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल जो है, अल्कोहल मान लेते हैं कि मिथानोल है, सपोज है CH3OH, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के तुलना में कम रहेगा, क्योंकि इस साइड में क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, 3 ही होगा, लेकिन वाटर में क्या हो जाएगा, 4। तो सेकंड नंबर में ये हो गया, और सबसे कम वेपर प्रेशर किसका होगा? वाटर का। तीसरा नंबर में ये हो जाएगा, अरेंज करने के लिए भी आ सकता है,
ठीक है, वेपर प्रेशर के ऑर्डर में अरेंज करना है, ईथर है, वाटर है, अल्कोहल है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा वेपर प्रेशर 1 का सबसे ज्यादा होगा, देन 2 का होगा, और सबसे कम वेपर प्रेशर 3 का होगा। समझ गए? अब सेकेंड में आते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्यों इंक्रीज करता है? टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो क्या होता है? हीट होगा, ठीक है, लिक्विड क्या होगा? हीट होगा। और जब भी कोई सब्सटेंस हीट होता है तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होता है उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। मॉलिक्यूल्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। और जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगा, तो एस्केप करने का जो टेंडेंसी है लिक्विड का, स्केपिंग टेंडेंसी, वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स एस्केप करके वेपर में चला जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा? वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। अगर इसको इक्विलिब्रियम के साथ अगर कंपेयर करके देखो तो हम क्या बताए थे? केपी जो होता है वो क्या होता है? वेपर प्रेशर के बराबर होता है। और केपी जो होता है वो सिर्फ टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, केपी किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। तो केपी जब बढ़ रहा है तो क्या होगा? अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब याद करो इक्विलिब्रियम को, केपी का वैल्यू, केपी केसीआई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिपेंड करता है क्या? डिपेंड करता है कि प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अगर एक्सोथर्मिक होता है तो उस केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट जाता है, और अगर एंडोथर्मिक होता है तो उस केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाता है। अब यहाँ पर देखो, कॉन्सेप्ट जो होगा हर जगह सही होगा, एक्यूरेट होगा, कहीं भी कंट्राडिक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर कंट्राडिक्ट कहीं करता है कोई भी कॉन्सेप्ट तो उसके पीछे कुछ अलग लॉजिक होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो केपी का जो वैल्यू है, केपी, यहाँ वेपर प्रेशर मीन्स केपी, वेपर प्रेशर मीन्स क्या है? केपी। अब जो इवेपोरेशन हो रहा है वो कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इवेपोरेशन क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केपी का वैल्यू बढ़ेगा। केपी का वैल्यू बढ़े या वेपर प्रेशर बढ़े, बात एक ही, क्योंकि केपी, वेपर प्रेशर किसके बराबर है? केपी के बराबर है। ठीक है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये बताओ कि तुम लोग देखे होगे जो कपड़ा वॉश करने के बाद गर्मी के दिन में जल्दी सूखता है या ठंडा के दिन में जल्दी सूखता है? कब सूखता है जल्दी? गर्मी के दिन। ठीक है, क्यों? गर्मी के दिन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है उसका ज्यादा होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगा, जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब पसीना जो आता है, ठीक है, ये भी तुम वेपर प्रेशर से इसको रिलेट करके देख सकते हो। एग्जाम्पल है कि जब मॉइस्चर वाला दिन होता है, ठीक है, जब वातावरण में मॉइस्चर ज्यादा होता है उस समय पसीना जल्दी सूखता है, या जब एटमॉस्फेयर ड्राई रहेगा उस समय जल्दी पसीना सूखता है? मॉइस्चर ज्यादा रहेगा उस समय लेट से सूखता है, क्योंकि मॉइस्चर क्या है? वो अपोजिट डायरेक्शन में कंडेंसेशन की ओर धकेल रहा है प्रोसेस को।
ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन को वो कम कर देता है, ठीक है। और अगर ड्राई एटमॉस्फेयर रहेगा तो क्या हो जाएगा, पसीना जल्दी सूखता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन वहां ज्यादा होता है, ठीक। है इधर, हाँ ठीक, हाँ दोनों साइड से होगा। ये देखो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ हो गया, इस तरह का ग्राफ होता है, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ये हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज करता है। और किस तरह से इंक्रीज करता है, ये कर्व टाइप का, स्ट्रेट लाइन से इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है। अब इसके लिए एक इक्वेशन आता है जिसको कहा जाता है क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है। क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को फॉलो करता है, इसीलिए उसी इक्वेशन के थ्रू यहाँ पे कर्व्ड नेचर का ग्राफ, उसमें लॉग का टर्म आता है, लॉगरिथमिक ग्राफ ऐसा होता है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन ये हायर क्लासेस में जाओगे तब पढ़ोगे, ठीक है। ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ और ये कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन कभी नहीं बनाओगे। कैसा होता है, कर्व होता है। कर्व क्यों होता है, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है ये लॉगरिथमिक ग्राफ होता है। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का जो इक्वेशन है, ठीक है, उसमें लॉग का टर्म आता है, लॉगरिथमिक टर्म की वजह से ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। तीसरा फैक्टर क्या है, प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के प्रेजेंस में वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। क्यों घटता है, क्यों घटता है, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर रहे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसको कहते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसको कहा जाता है, किसको कहेंगे हम लोग, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसको कहेंगे, नॉन वोलेटाइल जो वेपर नहीं बनाता। नॉन वोलेटाइल किसको कहते हैं, जो वेपर नहीं बनाता। तो वेपर कौन सा सब्सटेंस नहीं बनाएगा, रटने का जरूरत नहीं है, जितना मैक्सिमम सॉलिड जो होगा, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट हो या नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, जैसे शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, यानी कोई भी सॉल्ट है, वो सभी क्या होता है, नॉन वोलेटाइल। ये सारे क्या होंगे, और अगर ये सब सॉल्यूट अगर प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वैसे ही सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा। और अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, तो क्या होता है, वो चूंकि वेपर नहीं बनाएगा, वो वेपर नहीं बनाएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर जो वेपर होगा वो किसका होगा, लिक्विड का वेपर होगा। किसका वेपर होगा, लिक्विड का वेपर होगा। सबसे पहले तो वेपर कम हो जाएगा, और ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है वो लिक्विड सॉल्वेंट जो होता है, सरफेस एरिया को उसको घटा देता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। सॉल्यूट क्या करता है, सॉलिड पार्टिकल सरफेस को क्या कर देता है,
ब्लॉक कर देता है। सरफेस को जब ब्लॉक कर देगा तो जो जितना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बिना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के एस्केप कर जा रहा था उससे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एस्केप करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, सरफेस को ब्लॉक कर देता है, उसका निकलने का जगह को कम कर देता है। ठीक है, इसलिए कम वेपर आएगा और वेपर प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। अगर प्योर वाटर लेते हैं उसका वेपर प्रेशर और वाटर में अगर कोई सॉल्ट है, शुगर है, ग्लूकोज है, ये सब ऐड कर देते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पहले की तुलना में कम हो जाएगा। पहले की तुलना में क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर देखो शुगर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ये वाटर है, शुगर या सॉल्ट जो भी होगा क्या कर रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है सरफेस को। ठीक है, जिससे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो जितना पहले एस्केप कर रहा था प्योर फॉर्म में उससे कम ही एस्केप करेगा, जिससे क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, और वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा इस केस में। वेपर प्रेशर का देखो बॉइलिंग पॉइंट के साथ रिलेशन होता है। वेपर प्रेशर का आगे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन होता है, जिस टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफाइन करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट किसको कहा जाता है, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उसी को क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। और जितना कम वेपर प्रेशर होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। कम वेपर प्रेशर होगा तो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वेपर बनाने में ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा हीट करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए अगर प्योर वाटर को बॉईल करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करेगा। ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे सी लेवल पे वेपर प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ठीक है, लेकिन वही वाटर में अगर कुछ अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे सॉल्ट ऐड कर दिए, नमक या ग्लूकोज या शुगर, और तब उसको बॉईल करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का उल्टा रिलेशन है, एक तरह से समझ लो कि जितना ज्यादा वेपर प्रेशर उतना कम बॉइलिंग पॉइंट, जितना कम वेपर प्रेशर उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। समझ गए? तो वेपर प्रेशर क्या है और फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर क्या है, ये क्लियर हो गया? अब चलो ये बताओ इसका क्या होगा आंसर। वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या होगा, इंक्रीज इन, डिक्रीज इन टेम्परेचर तो होगा नहीं, और इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी नहीं होगा। टेम्परेचर डिक्रीज करने से वेपर प्रेशर घट जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ने से वेपर प्रेशर घट जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा, यानी ऑप्शन सी। विच हैज हाईएस्ट वेपर प्रेशर, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है? वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? वाटर, अल्कोहल, ईथर, इथाइलिन ग्लाइकोल। ईथर का क्यों होगा? क्यों होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे वीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल, इसमें दो दो OH ग्रुप है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी। वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अल्कोहल में भी है, इथाइलिन ग्लाइकोल में भी है। तो तीनों का स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो ये तीनों के तुलना में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसलिए वेपर प्रेशर अधिक होगा। किसमें? ईथर में अधिक होगा। समझ गए? तो आंसर होगा ये। अब होमवर्क के लिए तुम्हारा ये होमवर्क हो गया, ये चारों में से अरेंज करना है वेपर प्रेशर का ऑर्डर, किसका सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद किसका, उसके बाद किसका, ठीक है। अब होमवर्क में क्या क्वेश्चन दिए थे तुम लोग को, होमवर्क डिस्कस कर देते हैं। क्या था क्वेश्चन? क्या है? 18% मास बाय वॉल्यूम, M/V, किसका दिया हुआ था? किसका? ग्लूकोज का। 18% मास बाय वॉल्यूम है ग्लूकोज का। तो क्या क्या इसमें कैलकुलेट करना था? डेंसिटी भी दिया हुआ होगा, है ना। डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो क्या क्या निकालना था इसमें? मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले बताओ, मोलारिटी निकालने के लिए क्या चाहिए? मोलारिटी बराबर क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ ग्लूकोज, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी NB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इन अगर मिलीलीटर में होता है तो इनटू क्या हो जाएगा? 1000 होगा। अब 80% बाय मास, 80% मास बाय वॉल्यूम है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज कितना ग्राम हो गया? 18 ग्राम। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 100 क्या? ml। गुड, ठीक है। यानी ये 18% बाय मास बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, इससे क्या निकल गया? मास निकल गया ग्लूकोज का 18 ग्राम और वॉल्यूम निकल गया सॉल्यूशन का 100 ml, ठीक है। अब मास निकल गया सॉल्यूट का 18 ग्राम, तो मोल निकाल लेंगे। मोल क्या होगा? मोल कितना हो जाएगा? मोल कितना हो जाएगा? गिवन मास बाय मोलर मास, मास हो गया 18 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है ग्लूकोज का? 180। 180 इंटू क्या हो गया? वॉल्यूम 100 इंटू 1000 m। यूनिट क्या होता है मोलारिटी का? m, ठीक है। ये 2 जीरो हट गया,
कितना आ जाएगा 18 बाय, ये 0 0 भी कट गया, 18/18 कितना हो गया 1 मोलर। ठीक है, मोलरिटी कितना हो गया 1 मोलर हो गया। ठीक है, ऐसे ही बनाए हो सबका, सबका ऐसे ही है 1 मोलर है सबका। उसके बाद क्या निकालना था, इसके बाद क्या निकालना था मोलालिटी। तो मोलालिटी क्या होता है, m बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां भी क्या हो जाएगा 18, सॉल्यूट तो ग्लूकोज ही 18/180 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, डेंसिटी से पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या होगा, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर इंटू वॉल्यूम कितना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 मिलीलीटर, तो 100 मिलीलीटर। मिलीलीटर और पर मिलीलीटर कैंसिल हो जाएगा तो ग्राम में आ जाएगा, कितना आएगा 120 ग्राम। सॉल्यूशन का मास कितना निकल गया 120 ग्राम। तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर कितना हो जाएगा 120 माइनस 18, इतना ग्राम, मतलब कितना आ गया 102 ग्राम। ठीक है, तो मोलालिटी क्या हो जाएगा 118/180 हो गया मोल बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 102 हो गया, गुना क्या हो जाएगा 1000, क्योंकि ये किसमें है ग्राम में, इतना m। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मोलालिटी हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या निकालना था मोल फ्रैक्शन, किसका ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी काई बी, इसको लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। अब मोल निकालने के लिए दोनों का मास उनको पता है। सॉल्यूट का मोल कितना है एन बी बराबर कितना है 0.1, 18/180 करेंगे 0.1 मोल, इतना मोल हो गया। और मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का मोल सॉल्वेंट का मोल मास ऑफ सॉल्वेंट बटे मोलर मास। तो मास यहाँ पे कितना है सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट यहाँ से वाटर है। ठीक है, तो 102 डिवाइडेड बाय 18 कितना आएगा, डिवाइड करो हैं 5.6 आएगा, कैलकुलेट कर लिए हो। जो भी आएगा इसमें पुट कर दोगे तो क्या निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन। समझ गए, ऐसे ही बनाया हो सब ने।
बंद कर।